वॉरेन बफे कहते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कंपनी के पास कोई मोट है या नहीं है। बाद में आपको चेक करना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, या फिर कंपनी का स्टॉक प्राइसेस चार्ट कैसा है, या फिर उस इंडस्ट्री या सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जब कंपनी के पास मोट होता है या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है तो वो उसके लिए एक सिक्योरिटी बैरियर बन जाता है। वो सिक्योरिटी बैरियर कंपनी को जो मार्केट में नए नए कॉम्पिटिटर आते हैं, जो भी छोटे मोटे कॉम्पिटिटर आते हैं, उनसे बचाए रखता है, उनसे काफ़ी आगे रखता है। दोस्तों, ये समरी है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की, जिसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ और कॉम्पिटिटर को एनालाइज कैसे करते हैं। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड रीड ग्रेट नॉलेज, जो आपके लिए लाता है बेस्ट कंटेंट बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेसन नंबर फर्स्ट, 5 फोर्सेस डिसाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एप्पल, अमेजॉन, टाटा, रिलायंस, ये जैसी कंपनियां इतनी ग्रो कैसे हो गई, ये इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई? और इसके अपोजिट किंगफिशर एयरलाइन, एमएफ ग्लोबल, इसार ऑयल, ये कंपनियां बैंकरप्ट कैसे हो गई? इन सब को एनालाइज करने के लिए ऑथर ने 5 फोर्सेस बताए हैं, जिसे पॉटर 5 फोर्सेस के नाम से बताया गया है। इसमें पहला है थ्रेट ऑफ एंट्री। ये तब होता है जब मार्केट में नई नई कंपनीज आती हैं सेम प्रोडक्ट लेके, जिससे कंपटीशन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, यानी कंपनी के पास बार्गेन करने की पावर कितनी है उनके बायर से। तीसरा है इंटेंसिटी ऑफ राइवल, यानी कि जो कंपटीशन आया है वो छोटे मोटे हैं या फिर बड़े हैं या बराबर के हैं। चौथा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, यानी कंपनी के पास कितनी पावर है अपनी सप्लायर से बार्गेन करने की। और पांचवा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये तब होता है जब कोई जो हमारे प्रोडक्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए नया प्रोडक्ट ले आता है। आइए इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। पहला था थ्रेट ऑफ एंट्री, यानी कि ये तब होता है जब मार्केट में नई नई कंपनीज आती हैं और वो कॉम्पिटिशन देने लग जाती हैं। दोस्तों, अगर एक सेक्टर में या इंडस्ट्री में नई नई कंपनीज़ का आना बहुत आसान हो जाए, यानी कि उनका एंट्री लेना बहुत आसान हो जाए, तो ये एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए क्रिकेट है। क्रिकेट जो है काफ़ी लोकप्रिय गेम है, काफ़ी लोग खेलते हैं इसे और काफ़ी लोगों को ये पसंद भी है। और अगर उन्हें स्टेडियम ना भी मिले तो भी वो गली में भी खेलना शुरू कर सकते हैं। पर अगर हम गोल्फ की बात करें, गोल्फ जो है आप कहीं भी ऐसे ही नहीं खेल सकते, आपको गोल्फ कोर्स जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको साथ साथ इक्विपमेंट्स भी खरीदने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट जैसे लोकप्रिय गेम में कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कम रिसोर्सेज की ज़रूरत है और इसमें कंपटीशन बहुत हाई है। और अगर कंपैरेटिवली देखें तो गोल्फ जैसे गेम में कंपटीशन काफ़ी लो है, क्योंकि इसमें आपको गोल्फ कोर्स जाना पड़ेगा, प्लस आपको इक्विपमेंट्स और ये कैडी वगैरह सब खरीदने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको ऐसे कंपनीज़ का चयन करना है, ऐसे कंपनीज़ को ढूंढना है जिनमें कंपटीशन कम हो। कंपनीज कंपटीशन में बने रहने के लिए अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते रहते हैं। फैक्टर जिनसे कॉस्ट कम होती है उनमें सबसे पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर एक मेजर इंडस्ट्री के जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं वो किसी प्रोडक्ट को बनाने की या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम कर दें, तो नए कॉम्पिटिटर के लिए काफ़ी मुश्किल होगा आना, क्योंकि उन्हें भी अपने प्रोडक्ट को इतने ही कम कॉस्ट में बनाना पड़ेगा। कंपनी ऐसा करती हैं अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके, मार्केटिंग कॉस्ट कम करके, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम करके और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम करके। एग्जाम्पल के लिए जो एग्जिस्टिंग कार कंपनीज़ हैं जैसे टाटा और मारुति हैं, वो बल्क में कार बनाती हैं और वो अपने कार को इतने कम कॉस्ट में बना देती हैं कि जो नया कॉम्पिटिटर आएगा उसके लिए वो कॉस्ट अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए पहले उसे उतने रिसोर्सेज चाहिए और उतना ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो कंपनीज पहले से ही काम कर रही हैं, जिनके प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, उनकी अपनी ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एप्पल है, एप्पल की अपनी ब्रांड लॉयल्टी है। बहुत सारे लोग एप्पल को बहुत पसंद करते हैं, उसका बहुत जो भी फ़ोन आता है लोग उसे सट से भरोसा करके ले लेते हैं। पर अगर आप कोई XYZ नया फ़ोन लॉन्च करे उसी प्राइस रेट में, तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उस मोबाइल पे या उस कंपनी पे भरोसा ही नहीं होगा। इसलिए जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपना ब्रांड नेम बनाने में फोकस करती हैं, ताकि उनके कस्टमर लॉयल बन सकें और उन पर भरोसा कर सकें। अगला है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर किसी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं रेलवे इंडस्ट्री, इसमें एंटर करने के लिए आपको बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, उतने बड़ी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछानी पड़ेगी और बहुत सारे मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी तो उसे कर नहीं सकता।
तो जिस इंडस्ट्री में बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, तो बहुत सारे कंपटीशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक बैरियर बन जाता है जो कि बाहर जो नए नए छोटी मोटी कंपनीज या कॉम्पिटिटर आता है उससे कंपनी को बचाए रखता है। अगला है स्विचिंग कॉस्ट। जब एक कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती है और उसके प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोगों को उनके पॉपुलर ब्रांड से हटा के अपना नया प्रोडक्ट यूज़ करवाना। जैसे कि कोई एप्पल यूज़र है, एप्पल यूज़र जनरली एंड्रॉयड इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको फिर उनका एंड्रॉयड का इंटरफेस सीखने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें नया इंटरफेस सीखना पड़ता है इसलिए। अगला है कॉस्ट एडवांटेज। जब एक कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती है और काफ़ी टाइम हो जाता है, तो वह उसका लर्निंग कर्व भी आगे हो जाता है और समय के साथ वो बहुत ग्रो कर जाती है, क्योंकि उसने अपनी गलतियों से ताकि दूसरों की गलतियों से भी सीख चुके होते हैं, तो इसलिए उनका लर्निंग कर्व जो है बहुत आगे होता है, इसलिए वो कॉम्पिटिशन से आगे रह जाती है। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत फेवरेबल होती हैं, किसी के लिए नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब अमेरिका, इंडिया, बाकी देशों में बहुत पॉपुलर है, लेकिन यूट्यूब जो है चाइना में बैन है। उसी तरह से गवर्नमेंट जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ को बहुत फेवर्ड करती है और उनका ओपन करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए उन कंपनीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए जिनको गवर्नमेंट फेवर्ड करती है। लेसन नंबर 2, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनको नए प्रोडक्ट ने रिप्लेस कर दिया, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब लैंडलाइन फ़ोन थे उनसे अच्छी खासी बात होती थी, लेकिन जब स्मार्टफोन आए जिसमें कैमरा था, स्क्रीन डिस्प्ले था, लैंडलाइन फ़ोन को स्मार्टफोन ने रिप्लेस कर दिया। उसी तरह से जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, और अब वही इन्फॉर्मेशन अब सोशल मीडिया से जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर को भी स्मार्टफोन ने या सोशल मीडिया ने रिप्लेस कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको उन इंडस्ट्रीज़ को कंसिडर करना चाहिए जिसमें बहुत लो चांस हो सब्स्टिट्यूशन का। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पावर ग्रिड, हमें बिजली आज भी चाहिए, कल भी चाहिए होगी, हमेशा चाहिए होगी। लेसन नंबर 3, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर। दोस्तों ये दोनों पॉइंट हमने एक ही उसमें लिए हैं क्योंकि दोनों ही सिमिलर हैं। दोस्तों एक कंपनी दूसरे कंपनी पर डिपेंड कर सकती है। एक कंपनी का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है। एक को हम कहते हैं बायर जो कि सामान खरीदता है, और दूसरे को कहते हैं हम सप्लायर जो कि सामान बेचता है। इन दोनों का प्रॉफिट एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अगर एक ने प्राइसेस बढ़ा दिए तो दूसरे को भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो फिर फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए कंपनी को बायर और सप्लायर दोनों को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस बायर पे और सप्लायर दोनों पे डिपेंड कर सकता है। बायर जो है हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कम प्राइस में खरीदना चाहता है, और सप्लायर जो है हमेशा लो क्वालिटी प्रोडक्ट हाई प्राइस में बेचना चाहता है। तो कुछ फैक्टर हैं जो कंपनीज यूज़ करती है, जैसे कि पहला, लार्ज डिपेंडेंसी ऑन सप्लायर। इसका मतलब है जब एक कंपनी सप्लायर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है, सप्लायर के प्रोडक्ट्स को खरीदने से ही उसकी ज़्यादातर सेल्स होती है, तो ये उसके लिए हानिकारक होता है। क्योंकि जब अगर ऐसे कुछ सिचुएशन होती है तो बायर और सप्लायर जो है दोनों ही एक साथ प्रॉफिट कमाते हैं, एक साथ लॉस भी कमाते हैं, तो इसलिए कंपनीज़ को ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए सप्लायर पे। अगला पॉइंट है लार्ज पोर्शन ऑफ बायर बजट। जब कंपनी अपने बजट के ज़्यादातर हिस्से से सप्लायर से सामान खरीद लेती है तो उसमें नेगोशिएशन बहुत कम होती है। ये कंपनी के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि अगर कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करने हैं तो उनको बहुत ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल बहुत कम प्राइस में मिले। अगला पॉइंट है अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। जब कंपनी सीधा प्रोडक्ट खरीदती है तो उनको महंगा पड़ता है, लेकिन अगर कंपनी सेम प्रोडक्ट खरीद ले यानी सिमिलर प्रोडक्ट जैसे कमोडिटीज़ खरीदे तो वो उनको काफ़ी कम प्राइस में मिलता है, और उसमें उनका फाइनल प्रोडक्ट भी बहुत कम प्राइस में ही बनता है। अगला है लो स्विचिंग कॉस्ट, और आखिरी है थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लो स्विचिंग कॉस्ट में ये है कि अगर सप्लायर को स्विच करना कंपनी के लिए बहुत आसान हो तो फिर कंपनी के फेवर में होता है, क्योंकि कोई भी सप्लायर अपनी मोनोपोली नहीं दिखा सकता उसमें। और थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये होता है कि कंपनी सप्लायर को छोड़ के सारे कंपोनेंट खुद बनाने लग जाती है। बायर केस में भी यही सारे पॉइंट्स हैं, बस जहाँ पे हाई था वहाँ लेस हो गया है, जहाँ अनडिफरेंशिएटेड था वहाँ डिफरेंशिएटेड हो गया है, जहाँ लो था वहाँ हाई हो गया है, और जहाँ पे थ्रेट था वहाँ नो थ्रेट हो गया है। लेसन नंबर 4, इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटर। ये पॉइंट बताता है कि कंपनीज हमेशा मार्केट पोजीशन के लिए स्ट्रगल करती रहती हैं। इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी का मतलब है कि कंपटीशन कितना बड़ा है, बराबर का है या छोटा मोटा है। जनरली कंपनीज कंपटीशन देती हैं बस लोअर प्राइसेस, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, मोर एडवर्टाइजिंग और अपनी सर्विस बढ़ा के। इसलिए आपको उन कंपनीज पर फोकस करना है, उन कंपनीज को ढूंढना है जिनमें कंपटीशन बहुत कम होता है,
लो कंपटीशन कंपनीज ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले उन कंपनीज़ को देखना चाहिए जो अपने सेक्टर की गिनी चुनी लीडिंग कंपनीज़ है। जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोको कोला और पेप्सी, इन दोनों के नाम ही आपने सुने होंगे। और अगर आपको और कंपटीशन देखना है तो आपको उन कंपनीज़ को देखना चाहिए जिन्होंने हाई इंडस्ट्री ग्रोथ हो, जिन्होंने सारे प्रोमिसेस कंप्लीट किए हों, या फिर जिनके लो फिक्स्ड कॉस्ट हो, या फिर जिनके पास यूनिक प्रोडक्ट्स हो। लेसन नंबर 5, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़। अभी तक 4 लेसन में हमने 5 फोर्सेस के बारे में स्टडी किया जिनसे हम इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ को एनालाइज करते हैं। ये 5 फोर्सेस लॉन्ग रन में कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाती हैं। इसलिए कंपनीज इन फोर्सेस को यूज़ करने के लिए 2 अप्रोच का यूज़ करती हैं। पहला है परस्यूट ऑफ लीडरशिप। कुछ कंपनीज हैं जो कि हमेशा अपने टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करने में लगी रहती हैं, जिनसे उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। टोटल कॉस्ट में आता है मैन पावर कॉस्ट, जिसमें आते हैं लेबर की सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अगला आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। अपने टोटल कॉस्ट को कंपनीज इस तरह से लोअर करने की कोशिश करती रहती है ताकि वो हमेशा कंपटीशन से बहुत आगे बनी रहे। अगली अप्रोच आती है डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट। कुछ कंपनीज मार्केट लीडर बनने के लिए बहुत सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट बनाना चालू कर देती हैं। जैसे कि ITC को ले सकते हैं, वो स्टेशनरी भी बनाती हैं और FMCG के प्रोडक्ट भी बनाती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं जो कि स्पेशल डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी या फिर फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। और ये कंपनीज ऐसा इसलिए करती हैं ताकि कंपटीशन से हमेशा आगे बने रहे। दोस्तों, हम इस वीडियो की समरी पे पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वॉरेन बफेट जी एडवाइस देते हैं कि सबसे पहले आपको कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना चाहिए, जिसे मोट कहा जाता है। इसके अलावा हमने इस वीडियो में 5 फोर्सेस के बारे में पढ़ा था जो कि कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ को एनालाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इस बुक का नाम है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी और इस बुक को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये लिखी है माइकल ई पॉटर ने और इस बुक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को कैसे एनालाइज किया जाता है वो बताया गया है। और आप देख रहे थे आपका अपना चैनल गुड रीड ग्रेट नॉलेज, जो कि आपके लिए लाता है बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।